A very good afternoon, dear all. मेधावी, ईरम, संजीता, शाबिस्टन. सो कल वाले क्वेश्चंस है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं इनको और इनकी डिटेल्स बताऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी. ठीक है, रेडी एवरीवन? थोड़ा सा क्विक कर लेंगे. याद है कल वाले जितने भी बच्चे? आप लोगों के लिए नए हैं, आपके सेशन में नहीं कराए मैंने ये क्वेश्चंस रोमांटिक पीरियड के. सो शैल वी स्टार्ट? व्हाट से? आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर है ना? मैंने आज कैमरा ऑन कर लिया है. अभी कैमरा ऑफ कर दूंगी, इनको जूम करूंगी. नोबडी इज हियर. हाय हेलो तो बोलो भाई. सब ठीक ठाक? इंग्लिश को लेके बहुत बहुत परेशान है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1. विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की डेट बताओ. कल मैंने बताई थी. थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, एक मिनट. अब मैं हट हट जाती हूँ इधर से और आपका जूम कर देती हूँ. हाँ, समझ गई थी मैं कि अगर मैं बनी रही तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. यस. तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, चुपचाप से राइट आंसर देंगे सारे. ओके, सो विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कब आया? सेवनटीन 89 में. ठीक है. और ये है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस. एक है इनका सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. उसकी पब्लिश डेट जो है वो अलग है ना? वो इसके बाद में आया. तो ये पहले आया, बाद में आया सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. पहले इन्होंने इनोसेंस पे सॉन्ग लिखे, फिर एक्सपीरियंस पर सॉन्ग लिखे. ठीक है, तो ब्लैक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर पब्लिश्ड इन. इनकी डेट क्या है बताना, जरा बताते रहना मुझे. ओके, है ना? विलियम ब्लेक के बारे में क्यों पढ़ेंगे हम? रीजन क्या है बताओ भाई. अरे रोमांटिक पीरियड पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे ही. सो डेट इनकी क्या है? 1794. Which of the following was Blake's first volume of poems? ब्लेक का पहला वॉल्यूम कौन था पोएम्स का? इनोसेंस, एक्सपीरियंस, बुक ऑफ द पोइटिकल स्केचेस. अभी सब इनके बारे में पता चल जाएगा धीरे धीरे. देखो, ब्लेक का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम था. वेरी नाइस मेधावी सर. तुम लोग से तो मैं उम्मीद ही नहीं करूंगी कि राइट आंसर ही देना. कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ. और जिनको कुछ पूछना है बीच में तो वो पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी. पहला वॉल्यूम था इनका पोइटिकल स्केचेस. कब आया था? 1769 से 1777 के बीच में. टाइजर टाइजर बर्निंग ब्राइट, ये विलियम ब्लेक का है. किसमें आता है? आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें? विलियम ब्लेक की क्या क्या चीजें हैं? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विलियम ब्लेक का है, इनोसेंस है, पोलिटिकल स्केचेस है, फर्स्ट वॉल्यूम बुक ऑफ यूराइजन है. ठीक है, ये किसके हैं? ब्लैक के. और जो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट है, ये टाइगर तो नहीं पढ़ूंगी मैं, टाइगर पढ़ूंगी मैं से. और ये आता है आपका सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसको अभी हमने बताया 1794 में. ठीक है, पब्लिश हुआ. ये भी हमने बात करी थी ऊपर. Blake's dictum that Milton was a true ब्लेक का जो डिक्टम था कि मिल्टन एक ट्रू पोएट है एंड द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट अपीयर्स इन, ये किसमें आता है? हाँ, ये आता है हमारा द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. अच्छा, ये मैं पूछ रही थी, कल भी मैंने पूछा था कि ये तो इन्होंने ब्लेक का डिक्टम था मिल्टन के ऊपर, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में. लेकिन ये किससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे? मिल्टन की कौन सी बुक जो थी जो जिससे इन्होंने ये सब इनको रिमार्क दिए, इसकी कौन सी बुक थी मिल्टन की? वो मतलब मैं जानना चाहती हूँ. तो कौन सी बुक थी? मिल्टन की कौन सी बुक से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे? पैराडाइज लॉस्ट थी गाइस. ठीक है. हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित कोट था. विदाउट कॉन्ट्रेडीज इज नो प्रोग्रेशन. बिना कॉन्ट्रेडी के कोई प्रोग्रेशन नहीं है. ये किसमें अपियर होता है? मिल्टन, कीट्स, ब्लेक, शेली.
विदाउट कॉन्ट्रेरीज इज नो प्रोग्रेशन। सो अभी हम विलियम ब्लेक की बात कर रहे हैं ना। हाँ, उन्होंने ही बोला था ये। अब बोला किसमें था ये मैंने बताया था। विलियम ब्लेक ने बोला था ये, और इनकी बुक है हेवन एंड हेल करके, उसमें मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू जनरलाइज इज टू बी अ फूल। किसका कोट है ये? हाँ, ये इन्हीं का कोट है। किसी चीज को जनरलाइज करना मतलब मूर्ख बनना। विलियम ब्लेक। ठीक है, ये किसमें कहा था ये मुझे नहीं अभी एग्जैक्टली, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बाद में बता दूंगी ये किसमें कहा था। इनकी कोई जो फेमस बुक होगी उसी में कहा होगा, मे बी सेम बुक होगी, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, उसी में कहा होगा। एनीवेज, मैरिज इसी में कहा होगा गाइस, टू जनरलाइज इज टू बी अ फूल, ये सेम बुक होगी हेवन एंड हेल, उसी में कहा होगा, मतलब जहां तक मेरा मानना है। जैसे टू डिसेक्ट इज टू किल, ये भी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में ही इन्होंने बोला है। ओके। लिरिकल बैलेंस की अगर हम बात करें, लिरिकल बैलेंस कब पब्लिश हुई? लिरिकल बैलेंस वाज पब्लिश्ड इन सॉरी गाइस, इस पर लिरिकल बैलेंस जो है वो पोएम्स है। ये एक मिनट, आई एम सो सॉरी, ये 1798 में पब्लिश हुई, और इसमें कलेक्शन पोएम्स का है जिनको 1798 में पब्लिश किया गया था। इसके प्रेफेस लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, और साथ ही साथ इनके इनमें और भी जो पोएम है उसमें सैमुअल टेलर कोलरिज का नाम आता है। लिरिकल बैलेंस अगर पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से पोइट्स वो हैं जुड़े हुए, तो इसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का नाम आएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफेस किसने लिखी है लिरिकल बैलेंस की? रिटन बाय देखो, प्रेफेस जो है वो लिखी है वर्ड्स उन्होंने, हाँ वर्ड्सवर्थ ने, उसमें कोलरिज नहीं आएंगे गाइस। प्रेफेस की बात करें तो सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है। हाँ, इतने दिनों बाद क्लास लगी है। और माइकल जो है वो किसकी वो क्या है वर्ड्सवर्थ की, लेकिन इसके लिए राइट स्टेटमेंट ये है कि इसको ना लिरिकल बैलेट में बाद में डाला गया, जबकि प्रीफेस इन्होंने नहीं लिखी थी, बट माइकल वाज इंक्लूडेड लेटर इन लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, इसको लेटर इंक्लूड किया गया। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट का पार्ट हमारी टिंटर नेवे थी। ठीक है, ये लिरिकल बैलेट का पार्ट है, बाकी सब तो इसके बारे में याद हो गया होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट, और किसने किसने उसमें अपना वो दिया था? दोनों ने, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस वाज इट दैट dawned टू बी अलाइव, ब्लिस वाज इट इन दैट dawned टू बी अलाइव बट टू बी यंग। ठीक है, इन वेरी हेवन, यही लिखा हुआ है। ये वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं, ये किसको रेफर करती है?
अमेरिकन फ्रेंच ग्लोरियस इंडस्ट्रियल, तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अमेरिकन रेवोल्यूशन से तो कोई मतलब ही नहीं। सो दे आर दीज लाइंस आर टॉकिंग अबाउट व्हाट फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस टाइम जो एग्जिस्टेंस में रहा उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, प्रिल्यूड जो है, प्रिल्यूड प्रिल्यूड एक मतलब कंप्लीटेड पोएम वर्ड्सवर्थ की, जो कब पब्लिश हुई है, डेट याद है तुम लोगों को? बताओ आज क्लास में अब इतने कम बच्चे आ रहे हैं क्लास में। हाँ, 1850। प्रिल्यूड जो है वो पब्लिश कब हुई? 1850 में। ठीक है, कंप्लीटेड पोएम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंप्लीट? इट इज, अब तो मैंने आंसर ही बता दिया है, द प्रिल्यूड। हाँ, कीट का एक स्टेटमेंट था, वी हेट पोइट्री दैट हैज पेंटेबल डिजाइन अपॉन अस। हमें पोइट्री से नफरत है जो पेंटेबल डिजाइन रखती है हमारे ऊपर। इस हेड इन रिलेशन टू, उन्होंने किससे रिलेशन के चक्कर में ये बोला था? किससे जुड़ी हुई बात थी ये? पैल्पेबल है, पैल्पेबल पढ़ गई। पैल्पेबल मतलब क्लियर होता है, ठीक है, स्पष्ट। तो ये इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन, एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन किस में आता है? टिंटर्न एबे में, माइकल में, लीच कोथरर में, ओडे टू ड्यूटी में? वर्ड्सवर्थ का है ये। किस में आता है? माइकल। वर्ड्सवर्थ का पहला पब्लिकेशन था, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वाज, क्या था बताओ? ऐसे बता पाओगे? उधर लिखा था आंसर। इनका वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पब्लिकेशन था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। द प्रेल्यूड इज एन एपिक ऑफ क्रिश्चियनिटी सेल्फ सोसाइटी, किस पे? प्रिल्यूड किसका है? 372। हाँ, ये सेल्फ, देखो ये एपिक था सेल्फ पर। सेल्फ का मतलब पोइट के माइंड की ग्रोथ। ये कब आया था? 1850 में। ये सेल्फ में क्या था, मतलब जो इसका पोइट है उसके माइंड की ग्रोथ है, अपने अपने बारे में एपिक लिखा था। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है द लॉस्ट लीडर। ये लिखी गई व्हेन वर्ड्सवर्थ returned from France, published the prelude, became the poet laureate, left the Lake District, the lost leader। ये जब पोइट लॉरिएट बने, ठीक है, सी ऑप्शन। और डेट क्या थी इसकी? द लॉस्ट लीडर कब आई थी? इसकी डेट वही सेम ही डेट होगी, 1845 थी, ठीक है। फॉर whom डिड ब्राउनिंग से, किसको ब्राउनिंग ने किसके लिए कहा? फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। यस। मेधावी मनीषा स्नेहा सेबेस्टियन, बस चार ही है। अच्छा। हम्म। द लॉस्ट लीडर के लिए। हु डिफाइन पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स? किसने पोइट्री को डिफाइन किया स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स? वर्ड्सवर्थ ने ऑब्वियसली, ठीक है। हु डिफाइन पोइट्री एज इमोशनल रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी?
ये भी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये ट्रैंक्विलिटी का मतलब ऐसी जो बातें करेंगे, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशनल रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, ये सारी बातें वर्ड्सवर्थ करेंगे। Who among the following heard the still sad music of humanity? Who among the following the still, ये भी कौन हो जाएंगे हमारे वर्ड्सवर्थ। To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. These lines are from which of the following poems? इमॉर्टैलिटी ओडे किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ की है। Who launched the newspaper The Watchman for converting humanity? Humanity को कन्वर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर किसने लॉन्च किया? यस, सेबेस्टियन मनीषा। नहीं नहीं, ह्यूमैनिटी को लॉन्च, ये हमारे अब आ गए कॉलरिज। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, कॉलरिज आ गए अब। द वॉचमैन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी, ये आ गए कॉलरिज। पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, और ये डेट है इसकी 1796। हाँ, ये क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। इसमें क्या है कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वाज वन ऑफ द फोर पोएम्स कोलेरिज कंट्रीब्यूटेड टू लिरिकल बैलेंस। लिरिकल बैलेंस में ये चार पोएम जो इनकी थी, उनमें से एक थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, पता चल गया, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कितनी इस वॉल्यूम में कितनी पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया है? ऑप्शंस हैं 11, 17, 19, 15। तो उन्होंने किया है कितनी? 19। ठीक है। Which of the following poems of Coleridge was conceived in a dream? कौन सी थी कोलरिज की जो उन्होंने सपने में देखा? सपने में उन्हें दिमाग में आ गई। क्रिस्टबल, एंशियंट मैरिनर, डिजेक्शन और कुबला खान। इसको अब द विजन ऑफ अ ड्रीम बोलते भी है। इसका नाम है कुबला खान। Which of the following poems of Coleridge uses the myths of Lamia and vampire? Which of the following poems of Coleridge uses the myths of Lamia and vampire? मतलब लामिया और वैम्पायर के जो मिथ्स है ना, मिथ्स मतलब कपोलकल्पित कहानियां, वो जो है यूज की जाती है किसमें? क्रिस्टाबेल में। हाँ, स्टारलिट डूम एंड रोड टू Xanadu. Starlit Doom, Road to Xanadu appear in which of the following poems? और ये किसके द्वारा लिखी गई, ये भी बताना है। नहीं, ये आपकी, हाँ, मेधावी करेक्ट है, कुबला खान। और किसके द्वारा कुबला खान लिखी गई? देखो, फ्रेज जो है स्टारलिट डूम, रोड टू Xanadu, ये आते हैं कुबला खान में। ठीक है, कुबला खान कोलरिज ने लिखी। ओके, कुबला खान सपने में आई थी ना। बायोग्राफिया लिटरेरिया के कौन से चैप्टर में कॉलरिज मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन? कौन से चैप्टर में फैंसी, एक तो फैंसी और इमेजिनेशन में भेद करने वाले भी कॉलरिज ही थे, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, अब फैंसी और इमेजिनेशन में भेद इन्होंने क्या किया होगा, ये तो यही जाने, क्योंकि आपको पता है दोनों चीजें सेम होती हैं। तो ये है किसमें? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। पब्लिश कब हुई? 1817 में। और इसमें कौन से चैप्टर में है? तो 13th चैप्टर में है। In which chapter of Biographia Literaria does Coleridge criticize Wordsworth's theory of language? ये 14th चैप्टर है। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज की थियरी को ये क्रिटिसाइज करते हैं।
हाँ, नेक्स्ट है देन विद इन व्हिच वर्क ऑफ कोलरिज among the following is on the subject of philosophy. It is Aids to Reflection 1825. क्या है? विच वर्क ऑफ कोलरिज अमंग द फॉलोइंग इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी? दर्शन के ऊपर है ना, इसलिए शेक्सपियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर बाय कोलरिज वाज पब्लिश्ड। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर बाय कोलरिज वाज पब्लिश्ड। यस, ये कहा जाता है कि ये पब्लिश हुए इन हिज मैच्योर ईयर्स। बायरन की कौन सी ऐसी पोएम थी जिससे वो फेमस हो गए रातों रात? उसका नाम था चाइल्ड हेरोल्ड। ठीक है, इसका पोएम था चाइल्ड हेरोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेली इन इज अ पोएटिक ड्रामा? शेली का कौन सा ऐसा वर्क था जो पोएटिक ड्रामा था? इनके भी प्ले सारे याद रखने हैं, इनके भी अभी आएंगे। जैसे ये है सेंसी सेंसाई, जैसे एकिलस है, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड है, एडोनिस है। नहीं, एडोनिस कहाँ है? एडोनिस तो कीट्स का है। मतलब ये सारे इनके याद रखने पड़ेंगे शैले के। बड़े बड़े इनके जो काम है। हाँ, सो ये क्या है? शैली इज अ पोएटिक ड्रामा द सेंसी। Shelley based his Prometheus Unbound on the ancient plays of हाँ एस्किलस। सॉरी, ये इनका नहीं है, ये इन्होंने इस पे लिखा था प्रोमेथियस अनबाउंड। एस्किलस स्काइलस पे इन्होंने लिखा था, ये इनका नहीं है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? अगर सर्दी आती है तो मतलब बाहर जो है वो पीछे चली गई है। तो ये किस में लिखा हुआ है? शैले के कौन से उसमें? टू ऑटम, टू स्काईलार्क, द क्लाउड, और टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड, डी ऑप्शन। इन्होंने एडोनिस लिखा किसकी मृत्यु पर? जॉन कीट्स की। एडोनिस का मतलब तो बताया है मैंने। एडोनिस बहुत लोगों ने लिखा है। एडोनिस एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है नहीं, और इसका मतलब होता है अ हैंडसम मैन। सो मतलब हम देखेंगे रोमांटिक पीरियड में, जैसे अभी के पीरियड में देखें तो महिलाओं की खूबसूरती हिंदी में जो है ना, महिलाओं की खूबसूरती की बहुत चर्चा रहती है, आपने देखा होगा। लेकिन आप अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें पुरुषों की खूबसूरती की बहुत चर्चा रहती है। मतलब जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें मतलब महिलाओं की खूबसूरती तो बाद में, पुरुषों की खूबसूरती के बारे में ज़्यादा दिखाया गया। आपने रियलाइज़ किया होगा। अब आजकल जो गाने चल रहे हैं वो महिलाओं को महिमा मंडित करके चल रहे हैं, मतलब चीज़ें जो है वो अलग है। Our sweetest songs are those that tell us saddest thoughts। मतलब ये मैंने देखा कि एडोनिस बड़ा लिखा गया, वीनस से ज्यादा एडोनिस लिखा लोगों ने। वीनस से ज्यादा एडोनिस लिखा। हालांकि ऐसा नहीं है, वीनस मतलब औरतों की खूबसूरती को भी दिखाया गया, बट पुरुषों की खूबसूरती को दिखाना थोड़ा अलग है हमारी सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए। यहाँ तो सिर्फ इन्हें महिलाएं ही सुंदर लगती है, पुरुष तो अच्छे लगते ही नहीं है। चाहे जितना हैंडसम आदमी आ जाए उसकी तारीफ नहीं करेंगे, महिला चाहे जैसी आ जाए तो उसकी आंखें, नाक जो है, बाल, गंदगी सबकी तारीफ करेंगे। चलो, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट्स। ये कहाँ से आया? शैली लेके आया। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ शैली
रिप्रेजेंट बायरन थ्रू अ कैरेक्टर, मतलब बायरन को कैरेक्टर के थ्रू बताते हैं ये। द मास्क ऑफ एनार्की नहीं, एपेप्साइशिडियन नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जूनियर, एक मिनट, जूलियन, वो ऑप्शन ही कट गया, जूलियन एंड मेंडेलो। क्या था जूलियन एंड मेंडेलो? इसमें बायरन का कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ बायरन। हम्म। Shelley's The Defense of Poetry 1821 was provoked by। शैले की जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है 1821 में, वो प्रोवोक की गई किसके द्वारा? प्रोवोक करना मतलब बढ़ावा देना, किसके द्वारा? पीकॉक के द्वारा। द डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 was provoked by, ये इनका अनफिनिश्ड ऐसे ही था, वैसे आपको बता दें, ये इनका जो है अनफिनिश्ड ऐसे था, 1821 में लिखा गया। ठीक है, तो प्रोवोक किसके द्वारा किया गया? पीकॉक के द्वारा। हाँ, हु रोट इमिटेशन ऑफ स्पेंसर? इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है किसने लिखा? गाइस, कीट्स, टेनिसन, शेले, ब्राउनिंग। कीट्स ने लिखा गाइस। इमिटेशन का मतलब कॉपी करना, स्पेंसर की कॉपी करना। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अबाउट कीट्स प्रेज ऑफ। अब किसके ऊपर प्रेज था ये तो साफ पता चल रहा होगा, ये किस पे प्रेज था। हाँ, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अबाउट कीट्स प्रेज ऑफ, अबाउट Chapman's translation of Homer. Okay. In his early poetry, Keats was influenced, besides Spenser, by, मतलब अर्ली पोइट्री में कीट्स जो प्रभावित थे स्पेंसर के अलावा और किससे? ली हंट से। किससे प्रभावित थे? ली हंट से। सॉरी गाइस, थोड़ा सा जो है जुकाम हो गया मुझे। विच पोएम ऑफ कीट्स ओपन्स विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर? कीट्स की कौन सी पोएम है जो इससे शुरू होती है? और ये एक राइम कपलेट भी है, और ये 1818 में आई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंडीमियन। एंडीमियन, ठीक है, एंडीमियन। मैं, ये राइम कपलेट है, 1818 में आई है। Which of the following poems of Keats is based on a tale from Boccaccio? बोकैशियो के टेल से जो कीट्स की बेस्ड पोएम है वो कौन सी है? इसका नाम है इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। इसाबेला, क्या नाम है इसका? इसाबेला। यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। Keats' Hyperion is written in the epic style of, जो हाइपेरियन है ये एपिक स्टाइल किसका है? लामिया का। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मिल्टन का है, लामिया का कैसे हो सकता है?
कीट्स का जो हाइपेरियन है ये एपिक स्टाइल है मिल्टन का। ठीक है, मिल्टन से प्रभावित थे ना, मिल्टन। विच पोएम ऑफ कीट्स बोरोज इट्स स्टोरी फ्रॉम बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। मतलब कीट की कौन सी पोएम है जो अपनी स्टोरी बोरो करती है बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से। ऐसी कीट्स की कौन पोएम है जो एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से बोरो की गई है जिसकी स्टोरी, तो उसका नाम क्या है? चार हैं ऑप्शंस। इंडानियन नहीं है, लामिया है, हाइपेरियन, इसाबेला नहीं है। कौन है? लामिया। ये सब कीट्स के हैं, ये याद रखना, लेकिन इसकी स्टोरी बोरो की गई है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से, जो कि बर्टन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी पोएट्री जो है अगर किसी पेड़ की पत्ती से ना आई होती तो इससे अच्छा तो ये आई ना होती। ठीक है, तो ये इन्होंने किसकी बातें कर रहे हैं इसमें? ये कि जॉन कीट्स की। ये जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ साउदी, ये एक साउदी के बारे में आप लोग एक दो तीन चीजें जान लेना, इनके एक दो क्वेश्चन जो है वो देख लेना। मैं कह रही हूँ साउदी की कौन सी पोएम जो है वो लॉन्ग नहीं है, आप इनकी पोएम के बारे में जानो। द बैटल ऑफ ब्लेडहेम, इट इज नॉट अ लॉन्ग पोएम। बैटल ऑफ ब्लेडहेम, लग तो रहा है बैटल की बात कर रहे होंगे, छोटे पे छोड़ दिया उन्होंने। बायरन की लाइफ के बारे में किसने लिखा है? लाइफ ऑफ बायरन किसने लिखी है? मतलब बेसिकली लाइफ के बारे में नहीं, लाइफ ऑफ बायरन किसने लिखी है? थॉमस मूर ने गाइस, साउदी ने नहीं लिखी है, लाइफ ऑफ बायरन लिखी है थॉमस मूर ने। बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, कोई बात नहीं। थॉमस हुड की बात करें तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? थॉमस हुड जब एक से दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। थॉमस हुड किसके लिए जाने जाते हैं? द सॉन्ग ऑफ द शर्ट के लिए ये जाने जाते हैं। शर्ट में हुड होता है, ऐसे करके कोई लिंक ले लो, तो ये जाने जाते हैं द सॉन्ग ऑफ द शर्ट के लिए। ऑफ द शर्ट के लिए। ओके। पेजेंट पोइट, कल मैंने बताया था किसानों का जो पोइट है वो किसे बोलते हैं? थॉमस हुड, जेम्स हॉक, थॉमस मूर, जॉन क्लियर। जॉन क्लियर को गाइस, ठीक है, इनका नाम जॉन क्लियर है। जॉन क्लियर किसके लिए जाने जाते हैं? जॉन क्लियर इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एक्चुअली पीजेंट पोइट है, तो इसमें रूरल लाइफ और सीनरी की बात इसमें कर रहे हैं, उसको उसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, पोएम डिस्क्रिप्टिव पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी। हु इज नॉन फॉर द वेवरली नॉवेल्स? वेवरली नॉवेल्स से कौन जाना जाता है? जेन ऑस्टन, वॉल्टर स्कॉट, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस। वॉल्टर स्कॉट जाने जाते हैं। ठीक है, वॉल्टर स्कॉट का द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, ये जो था किस पर बेस्ड था? वॉल्टर स्कॉट का द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर जो था किस पर बेस्ड था? ये था नहीं, ओल्ड मटेरियल को एडिट करने पर बेस्ड, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए याद कर लेंगे ध्यान से। सो बेसिकली ये द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर था ऑफ एडिटिंग ओल्ड मटेरियल एडिट।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ स्कॉट इज कंसीडर्ड इज बेस्ट? स्कॉट का कौन सा काम जो है जो बेस्ट कंसीडर किया जाता है? ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। द लेडी ऑफ द लेक, ठीक है, 1810 में आया द लेडी ऑफ द लेक, और मैं स्टार लगाना भूल गई थी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ स्कॉट डील्स विद द मर्डर ऑफ लेडी लीसेस्टर? डील्स लेडी लीसेस्टर, केनिलवर्थ, गाइस, केनिलवर्थ। द टाइटल ऑफ स्कॉट्स नॉवेल द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ये कहाँ से ली गई है? डिराइव्ड फ्रॉम, यस, प्रिजन इन एडिनबर्ग। वॉल्टर स्कॉट इज नॉन एज अ फादर ऑफ, वॉल्टर स्कॉट को जानते हैं कैसे? हिस्टोरिकल नॉवेल के फादर। वॉल्टर स्कॉट को क्या जानते हैं? हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्ट्री पे जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उनके पिता के रूप में। सैमुअल जॉनसन रोट द लाइव्स ऑफ द पोइट्स, हु रोट द लाइव्स ऑफ द नॉवेलिस्ट? पोइट्स और नॉवेलिस्ट दो अलग अलग इन कैटेगरी हैं, तो नॉवेलिस्ट की बात करते हैं कौन? वॉल्टर स्कॉट। यस, हु रोट द लाइफ ऑफ नेल्सन? सेम पर्सन, लीहन नहीं, लाइफ ऑफ नेल्सन जो है, लाइफ ऑफ नेल्सन, ये भी वॉल्टर स्कॉट ने लिखी। लाइफ ऑफ नॉवेलिस्ट लिखी, लाइफ ऑफ नेल्सन लिखी, क्योंकि नेल्सन भी नॉवेलिस्ट है। जेन ऑस्टिन फर्स्ट नॉवेल वॉज, जेन ऑस्टिन की पहली नॉवेल जो थी वो कौन सी थी? प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इनकी एक मृत्यु के बाद नॉवेल पब्लिश हुई थी, उसका नाम था नॉर्थ एंगर एवे, ठीक है, नॉर्थ एंगर एवे। हाँ, हाँ, विच ऑफ द ऑस्टिन्स फॉलोइंग नॉवेल डील्स विद एलोपमेंट? ठीक है, ऐसी कौन सी नॉवेल है जो एलोपमेंट के साथ डील करती है, मतलब भाग कर शादी करने का? इसमें भाग कर शादी करने की बात की जा रही है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। हाँ, मिस्टर कॉलिंस एक कैरेक्टर है, किसमें है? परसुएशन, ये सब सारी जेन ऑस्टिन की है, कौन किसमें है इनका कैरेक्टर? एमा में, ठीक है, एमा में। मिस बेट्स इन एमा, एमा में जो मिस बेट्स है वो कैसा उसका नेचर है? हाँ, वो गैरुलिस नेचर है। कुछ क्वेश्चन है बेटा? Essays of Elia was written by, एसेज ऑफ एलिया किसके द्वारा लिखे गए? चार्ल्स लैम के द्वारा, ठीक है। ड्रीम चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखे गए? ये भी चार्ल्स लैम।
स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये माइनर ड्रामेटिस्ट की को रिप्रेजेंट करता है। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वाज रिटन बाय, इनके बारे में मैंने बताया था, ये याद कर लेना, ओपियम ईटर वाला, है ना। इनके एकमात्र एक फेमस बुक है, मतलब ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी, थॉमस द क्विंसी की। हालांकि इन्होंने लेक्स एंड लेक पोइट्स भी लिखी है, बट ये जो है काफी चर्चा में रही एक तरीके से। हु रोट रिकलेक्शंस ऑफ द लेक्स एंड लेक पोइट्स? थॉमस डी क्विंसी। द इंग्लिश मेल कोच इज द वर्क ऑफ, इन्हीं का है ये, ठीक है। लेक एंड लेक पोइट्स हो गया आपका, कन्फेशन ऑफ एन इंडियन ओपियम मीटर हो गया, इंग्लिश मेल कोच हो गया, ये आपका डी क्विंसी का, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो एक और लिखा है, ऑन मर्डर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, वो भी इन्हीं का है। ऑन मर्डर जो है वो भी इन्हीं का है, और इसमें जो है ब्लैक ह्यूमर दिखाया गया है। ऑन मर्डर जो है इसमें ब्लैक ह्यूमर दिखाया गया है। है ना। तो एक तरीके से अगर हम लाइन पे लगाएं तो कौन कौन से हो गए? कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर हो गया, और रिकलेक्शंस ऑफ द लेक्स एंड लेक्स पोइट्स हो गया, द इंग्लिश मेल कोच हो गया, और ऑन मर्डर हो गया, और ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ हो गया, ठीक है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ वाज रिटन बाय डी क्विंसी। On the tragedies of Shakespeare comes from. On the tragedies of Shakespeare, बताओ। Charles Lamb. Hazlitt is best known by his The Spirit of the Age. ये हैजलिट जाने जाते हैं द स्पिरिट ऑफ द एज के लिए। हाँ, who wrote long poem in the age of Wordsworth? Long poem in the age of Wordsworth. AC Bradley, ठीक है। क्या लिखे इन्होंने? लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की जो एरा में लॉन्ग पोएम। एसी ब्रैडली। फिर उस पे रिमार्क आया, सॉरी, देयर इज नो सच थिंग एज अ लॉन्ग पोएम। ये है आपके, ये लिखी ये लिखी एलन पो ने, ठीक है। इन्होंने तो लिखा लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, इन्होंने लिखा देयर इज नो सच थिंग एज अ लॉन्ग पोएम, एलन पो। रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ व्हाट? रोमांटिक एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ व्हाट? ये लिरिक का एज था पूरा। रोमांटिक एज वाज द एज ऑफ लिरिक, ठीक है। नॉबलिस्ट के लिए अप्रोप्रिएट कैनवास में 3 इंचेस ऑफ आइवरी, आइवरी का मतलब हाथी दांत, ठीक है। 3 इंचेस ऑफ आइवरी एज एन अप्रोप्रिएट कैनवास फॉर अ नॉबलिस्ट, किसने लिखा है? जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन का नाम याद होगा। हाँ, इन इसको याद रखना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें याद रखना। हु क्लेम्ड दैट पोइट्स आर एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? ये किसने कहा कि पोइट जो है ये एक्नॉलेज करते हैं लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड को? ये हम पीबी शेली ने बोला है, ठीक है। ये तो हो गए क्वेश्चन, हो गए गाइस ये क्वेश्चन। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देख लेते हैं।
अच्छा, चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे ही करा देती हूँ। वन लाइनर में देख लो, अभी 10 मिनट है तो वन लाइनर में कुछ चीजें देख लो। एक तो डव कॉटेज किसका रेजिडेंस है? ऐसे ही आप लोग मतलब ये वन लाइनर में मैं करा देती हूँ, बड़ा मोटा पेन चल रहा है। डव कॉटेज किसका रेजिडेंस है, कोई बता सकता है? ये वर्ड्सवर्थ का रेजिडेंस है, रेजिडेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ। अच्छा, एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। एलिजाबेथ बेनेट इज एन एडमायरेबली लेडी कैरेक्टर अपीयर्स इन जेन ऑस्टन्स विच बुक? जो एलिजाबेथ बेनेट है, ये बहुत ही बड़ा एलिजाबेथ बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट का जो कैरेक्टर है वो किसमें है? कैरेक्टर जो है वो किसमें है? वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में है। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक ये रही है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और ये है किसकी? एमा सॉरी, जेन ऑस्टन। मैं आपको एक जो है मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेज दूंगी विद द आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हमारे। अच्छा चलो, एक ऐसी सिंपल क्वेश्चन, द इडियट बॉय, द इडियट बॉय, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस? ये एक बैलेड है, ठीक है, इट इज अ बैलेड। ओके, अच्छा, किसको द प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है? द प्रोज शेक्सपियर, द प्रोज शेक्सपियर कौन था? सर वॉल्टर स्कॉट। नाजरीन सिद्दीकी, इरम साबिस्टन मेधावी, अच्छा इतने बच्चे हैं। सर वॉल्टर स्कॉट को कहा जाता है। अच्छा, इन इंग्लिश ओपियम ईटर पे कन्फेशन लिखा था, किसने लिखा था? चलो ये जो है यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और जो अभी पूछा है वो बता देती हूँ। कन्फेशंस ऑन एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये लिखा किसने? टी क्विंसी ने। थॉमस टी क्विंसी ने। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का। किसकी सिस्टर मैरी ने अपने फादर को पागलपन में मार डाला? मतलब किस नॉवेलिस्ट की, ओए, किस नॉवेलिस्ट की सिस्टर ने, सिस्टर उसका नाम मैरी था, अपने फादर को पागलपन में मार डाला? मतलब ये क्वेश्चन ये है, whose sister killed her father, killed her father in madness, मतलब उसको दौरे पड़ते थे। ये चार्ल्स लैम्ब है। बताओ भाई, अपने पिता को मार डाला, ओ गॉड।
पिता को मार डाला मेधावी, माता को भी मार डाला था क्या? अच्छा, हो सकता है। अच्छा ये ओके, ये मतलब मैं इसको ज़ूम पे लिख रही हूँ, तभी ये पेन नहीं चल रहा कायदे से। चलो ठीक है गाइज़, मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे। ओके, और शाम को 7 बजे हम जो है मॉडर्न पीरियड विक्टोरियन पीरियड की बात करेंगे, ठीक है? और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं मार्क करके आपको दे दूँगी। ओके, बाय। फादर को मारा था, मदर को मारा था? फादर को मारा था, मदर को नहीं। उसके घर की इतनी बातें तो हमें नहीं पता है, देखते हैं। ओके बाय। कैसे देखूं मैं क्लास शाम को? शाम को क्लास कैसे देखना है? शाम को मैं भेज दूंगी लिंक, और क्या, आ जाना। मेधा भी मैं पता करके पूछ के बताती हूँ फिर। चलो बाय बाय, टेक केयर।